हो रहा है सवाल जवाब। जो सिस्टम उसको एडॉप्ट करके उसके साथ प्लस भाईपू कर दिया, उन्होंने तो और भी ज्यादा त्रस्त कर दिया। तो इससे लोग त्रस्त है। लोग अभी हमारा वो पुराने बांग्ला मांग रहे हैं, जो पुराने पश्चिम बंगाल जो 1953 के पहले था। अब माननीय प्रधानमंत्री देश का जो इकोनॉमी है वो 5 ट्रिलियन में लेके जाना चाहते हैं। तो कहाँ से होगा? कौन सी स्टेट से हो सकता है? ये एकमात्र स्टेट बंगाल से हो सकता है कि बंगाल का इकोनॉमी एक समय जीडीपी जो था 1953 के पहले ये 25 से 27% तक देश में देता था, मतलब 30% वो ही देता था। आज वो सिंगल डिजिट में आ गया है। मतलब आपका कहना है कि हमारी देश की जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ रुकी हुई है वो बंगाल के कारण रुकी हुई है। बस अच्छा, अभी जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में थी तो आपने कहा दिल्ली के लोग जितना भी हाँप रहे हैं, खांस रहे हैं, प्रदूषण से परेशान है, वो आम आदमी पार्टी के कारण है। आम आदमी पार्टी की सरकार चली गई, धुंध अभी भी है, प्रदूषण अभी भी है, खांस अभी भी रहे हैं। देखिए, ये दिल्ली का प्रदूषण दिल्ली का एक सौभाग्य भी है, दुर्भाग्य भी है। मैं भी तो बहुत सालों से दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली के कोई भी क्लाइमेट दिल्ली का नहीं है। हिमाचल में बर्फ़ गिरता है तो यह ठंडा आ जाता है, राजस्थान में गर्मी होता है, माने मरुभूमि गर्म होता है तो यह गर्मी आ जाता है, ड्राइनेस आ जाता है। दिल्ली के आसपास हो जो भी हो क्लाइमेट खराब होता है तो दिल्ली को असर पड़ता है। दिल्ली के चारों तरफ से जो क्लाइमेट है वही दिल्ली के पास आता है, इसलिए अकेला दिल्ली इसको कंट्रोल कर लेगा। किंतु उसके बाद भी दिल्ली में बड़े मात्रा में हम लोगों ने स्टेप दिया है, जो सीएनजी और उसके सिस्टम रहे। छोटे गाड़ी में, बड़ी गाड़ी में भी सीएनजी बसेस भी चले जाए, उसको परसेंटेज बहुत बढ़ाया गया। मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मेंबर भी हूँ स्टैंडिंग कमेटी की। मैं जानता हूँ इसके ऊपर काम किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसेस बड़े मात्रा में दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसेस, दिल्ली में आई थिंक 60% 60-70% इलेक्ट्रिक बसेस आ चुकी है, तो उसी से समाधान होगी। और देखिए, दिल्ली में बड़े मात्रा में जो कार चलती है, आप दिल्ली के आसपास दिल्ली में कोई भी बड़े इंडस्ट्री आजकल नहीं है। जो कार चलती है दिल्ली में, पूरे भारत में जितने भी मेट्रो में गाड़ी चलती है इसका 4 टाइम यहाँ चलती है। तो इसमें बहुत सारी आजकल सीएनजी इलेक्ट्रिक हो चुका है। तो थोड़ा सा समय लगेगी, किंतु इसके इस दिशा में हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। चूंकि हम लोग दिल्ली की बात कर रहे हैं, एक विषय है जो अब तक रहस्य बना हुआ है, जिसकी कल्पना कभी नहीं सोची थी। हो सकता था कि आम आदमी पार्टी की सीटें कम हो जाएं, हो सकता है आम आदमी पार्टी थोड़ा घट जाए, हो सकता है कि सरकार भी ना बना पाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल का चुनाव हारना यह आज तक किसी को पचा नहीं। और उस सीट पर पूरी रणनीति आपने बताई, तो मुझे यह बताइए कि अरविंद केजरीवाल को चुनाव कैसे हराया? देखिए, अरविंद केजरीवाल व्यक्तिगत तौर पे लोगों को एक झांसा देकर राजनीति करता था। अच्छा, लोगों को एक विश्वास हो गया ये अंतिम जन का व्यक्ति है और उसको वो इनकेश करता था। अब मान के चलिए, मैं छोटे छोटे ग्रुप में जाता था, किसी बस्ती में गया, किसी सर्वेंट स्टाफ क्वार्टर में 100 आदमी को बैठा लिया, 50 आदमी बैठे, भाई क्यों आप इनको वोट देते? तो बोलते हाँ, उन्होंने बोला हमको यहाँ जो हम जैसे रहते हैं 11 अशोका रोड के पीछे, बोले हम कितने साल से रह रहे हैं? बोले 47 ईयर्स से रह रहा हूँ। तो मैंने जाकर उनके घर में बोला थोड़ा खाना खिलाएंगे, तो मुझे बासमती चावल की खाना मैंने राइस दिया। तो मैंने बोला अच्छा यार है तो बासमती चावल, अच्छा हाँ। तो मैंने मेरे साथ और एक एमएलए था, तो मैंने दिया, छोटा सा कटोरी में लिया, खाया। तो मैंने कहा बासमती चावल खाते हो? देन मैं और भी कुछ बातचीत कर रहा था, तो सब लोग इकट्ठा हुआ। इकट्ठा होने के बाद बोले भाई हम तो नहीं वोट देंगे, हम तो केजरीवाल को देंगे। क्यों? उन्होंने बोला हमको यहाँ मकान बना के देंगे। तो हमने बोला किसने बोला? बोले ये आपको मालूम है ये एनडीएमसी का एरिया है, यहाँ अभी आप हमारे वर्मा को भी जिता दो, ये भी यहाँ बिल्डिंग नहीं बना सकता जब तक एनडीएमसी परमिशन नहीं देगा, और वो होम मिनिस्टर के अंडर में है। तो आपको जो बोला है जीवन भर कभी भी कोई भी यह बिल्डिंग नहीं बना सकता है विदाउट परमिशन होम मिनिस्ट्री। देन इनको नींद टूट गया, बोले ये तो मकान तो जीवन में नहीं बनेगी, हम तो मकान के लिए बेटा वोट दे रहे थे। हमने पूछा एक महिला को कितने साल से यहाँ रहे? तो बोले 47 ईयर्स से रहता हूँ। अच्छा, और वो आशा में बैठे हुए थे जहाँ रह रहे वही एक बिल्डिंग बनेगा, वही वो रहेगा। और केजरीवाल ऐसा उनको सपना दिखाते थे। उसके बाद बोलता है ये रोड ड्रेनेज वो तो बोलो केजरीवाल बना दिया। बोला इसमें, हमने बोले इसमें हाथ, एक ईट में हाथ नहीं लगा सकते। वो इलेक्ट्रिसिटी किसका है? एनडीएमसी का है। ड्रेन किसका है? एनडीएमसी का है। रास्ता किसका? एनडीएमसी है। तो ये सभी लोगों को
बोलते थे ये सब कुछ मैं बना सकता हूं, मैं ही बना दूंगा, मुझे वो लोग रुकता है। अच्छा, मुझे हम बोले ये जो रुकता है ये कितने साल से सुन रहा है, 2 बार तो हो गया, और जितने दिन ये बोलेगा तब तक हम कभी करे तो सेंट्रल में हम रहे, दोनों में हम रहे तो हम करना चाहे तो कर सकते हैं, ये नहीं कर सकता, ये गारंटी मैं हूं। और इनके हर झूठ की हम छोटे छोटे ग्रुप में जाके बोले हैं। बाकी बहुत सारे रणकुशलता है वो मैं पर्दे में आपको कभी नहीं बोलूंगा, न किसी को बताऊंगा। क्यों, ऐसा क्यों? बिल्कुल नहीं, मैं अपना रणकुशल क्यों बताऊं? मेरे को तो अभी क्योंकि इसी रणनीति को लेकर बंगाल जा रहा है कि आप सहमत हो, हर 25 साल 30 साल मुझे काम करना है, भाजपा को मुझे हर स्टेट में दिखना है, और इसलिए नहीं दिखना है क्योंकि मुझे भारत एक सशक्त इकोनॉमी देखना चाहिए। उन मोदी जी कर सकता है, मोदी जी कर रहे हैं, तो मुझे उनका साथ देना चाहिए, देश का साथ देना चाहिए, इसीलिए मैं उसका शेयर नहीं करूंगा। एक बड़ा विषय है, क्योंकि जिस राज्य में चुनाव होता है बीजेपी जाती है, और जाके मुझे लगता है कि फिल्में देखी होंगी बहुत सारे लोगों ने, पिंडारी, तो वो पिंडारी की तरह एक्टिव होकर एकदम छापा मार देती है, किसी को कुछ समझ में ही नहीं आता कि ये हो क्या गया है, अचानक से किसी को ये कौन सी रणनीति हो रही है दूसरा समझ ही नहीं पाता है। कुछ उसी स्टाइल में बीजेपी काम करती है, और सबसे पहला काम होता है कि जो भी अपोजिशन की पार्टी है उसको पहले तो राष्ट्र विरोधी घोषित कर दो, धर्म विरोधी घोषित कर दो, पब्लिक अपने आप सोचे कि यार इनको निकाल बाहर करना है। तो कहना और यकीन दिलाना, दोनों में अंतर, यकीन कैसे दिलाते हैं आप? देखिए, हम लोग कौन होते हैं घोषित करने वाले? जनता होते हैं। ये सभी लोग सब कुछ बोल के, चाहे पार्लियामेंट हो, पार्लियामेंट के बाहर हो, भारत में जो बोलने का आज़ादी है, आप देखना भारत में बैठ के यहाँ ही खाता है, बोलता है कश्मीर को दे दो, ठीक, कम्युनिस्ट के एक लेखिका बोलता है, वो बुक्स भी लिखा है, उनको प्राइज भी दिया जाता है। ये भारत है, दूसरे किसी भी दुनिया के कोने में देश में आप नहीं कर सकते हैं। ये ही भारत है। पार्लियामेंट में अटैक करने के बाद उसके लिए रात 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में हमारा वकील खड़ा जो होता है तो भारतीय ही है। तो भारत के व्यवस्था के ऊपर कोई उंगली उठाए जो नहीं ये बीजेपी सत्ता में इसलिए ऐसा करता है, ये भारत के संविधान के साथ अन्याय है। जो भी पार्टी के लीडर व पार्टी ऐसा सोचती है, बोलती है, प्रचार करता है, ये भारत को भ्रमित करता है, भारत को बदनाम करते हैं। जैसे हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन, इनका काम क्या है, कब आता है, कब जाता है, कब क्या बोलता है, विदेश में जाके क्या बोलेगा, क्या करता है, तो ये हमारे देश का विडंबना है। तब भी तो हम उन्हीं को मान रहे हैं। इनके बातें तो लीडर अपोजिशन के नाते सुनते हैं, रिकॉर्ड होता है, पार्लियामेंट में रिकॉर्ड होती है, इतिहास तैयार हो रहा है। इतिहास उनको पक्ष में आएगा, विपक्ष में आएगा, बात की बात है। तो इसलिए मैं आपके साथ एकदम सहमत हूँ। आपकी आपने अपना बात नहीं बताया, पार्टी की बात बोला, बोले कोई भी बीजेपी के साथ सहमत नहीं होता, बीजेपी वाले बोल देता है वो राष्ट्र विरोधी। तो ऐसा बीजेपी नहीं करता, जनता ही तय करता है। जो बीजेपी बोलने से, बीजेपी तो वोट नहीं देता, जाके जनता देती है। तो हम जो कहते हैं जनता वहाँ मानते हैं, तभी ना मोदी जी को बार बार प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। और किसी भी राज्य में इलेक्शन होता है, देखो कांग्रेस के स्टेट बहुत सारी, मैंने बहुत सारे ऐसे साधु देखे हैं, बहुत सारे धर्मगुरु देखे हैं, मीडिया के बहुत सारे पत्रकार देखे हैं, एंकर देखे हैं। अगर आपने कह दिया ये राष्ट्र विरोधी है, धर्म विरोधी है, तो पब्लिक मान लेती है कि हाँ ये राष्ट्र विरोधी है, धर्म विरोधी है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ, हमारे कहने से राष्ट्र विरोधी होगा, हमारे नहीं कहने से नहीं होगा। मैंने कहा ना कि कहना और मानना दोनों में अंतर है, लोग मान लेते हैं। नहीं, लोग इतना नहीं। आपको मंच में बैठ के हम बोलेंगे और जनता, मैं आपको बोलो, जनता भारत के बहुत जागरूक है। बहुत सारी चीज़ हम लोग